एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का रेलवे एग्जाम्स वाला में एक बार फिर से स्वागत है। और आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। आरआरबी के अंदर यानी कि रेलवे के अंदर जो पैरामेडिकल की वैकेंसीज आती है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है ना, शॉर्ट नोटिस आउट हो चुका है। तो हम जान लेते हैं सभी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट डिटेल कि 2019 में कट ऑफ कितनी गई थी, इन वैकेंसीज के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है, हर एक चीज के बारे में बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल जानकारी आप सभी के सामने लेकर के मौजूद हो चुका हूं। तो यहां पर सबसे पहले हम शॉर्ट नोटिस के बारे में जान लेते हैं जो कि अभी अभी आया है। और ये शॉर्ट नोटिस आपको किस बारे में बता रहा है, तो ये बता रहा है कि जो आपका सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN 04/2024 मतलब 2024 की चौथी वैकेंसी रेलवे के द्वारा, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई है कि डाइटिशियन, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ऑडियोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है ना, डेंटल हाइजीनिस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, लैबोरेटरी सुपरिटेंडेंट ग्रेड 3 और परफ्यूमिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है ना, कैल्ब, लैबोरेटरी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड। ठीक है। और ये आपका यहां पर अगर हम बात करें रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन, स्पीच थेरेपिस्ट, कार्डियक टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ECG टेक्नीशियन, लैबोरेटरी असिस्टेंट, फील्ड वर्कर है ना, और ये सारी वैकेंसीज आपकी आउट हो चुकी हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यानी कि 44,900 इनिशियल पे है, 7th लेवल की वैकेंसी है। मतलब आप ये मान के चलिए आप रेलवे डिपार्टमेंट में स्टेशन मास्टर से भी ऊपर की वैकेंसी है ये, है ना। 7th लेवल की वैकेंसीज है, 713 पोस्ट है। उसके अलावा हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर में भी 126 अच्छी पोस्ट है। और जो फार्मासिस्ट होते हैं, अगर आपने डी फार्मा किया हुआ है, हर बार बार कहता हूं डी फार्मा वालों के लिए अपार जो इस टाइम वैकेंसीज है वो आ रही है, चाहे वो यूपी के अंदर हो, चाहे वो हरियाणा के अंदर हो, या वो केंद्रीय वैकेंसीज हो। अब यहां पर भी आप देख लीजिए 246 वैकेंसीज केवल डी फार्मा कैंडिडेट्स के लिए यहां पर दी गई है ना। अगर हम यहां पर बात करें कि जो इसमें जो रिक्रूटमेंट आपका होगा वो किस किस तरीके से है, तो यहां पर 1350 आपके पद बोले थे, लेकिन 1376 पद आपके आ चुके हैं। बेसिकली अगर हम बात करें ये सारी वैकेंसीज आपकी आ चुकी हैं, ये मैंने बता ही दिया। किस वैकेंसीज के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उस पर बात कर लेते हैं। जैसे अगर आप यहां पर डाइटिशियन का भरते हैं फॉर्म, सो BSc साइंस में चाहिए विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डाइटिशियन, जो कि 1 ईयर का कोर्स होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, या फिर BSc होम साइंस प्लस MSc होम साइंस अगर आपने की हुई है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप स्टाफ नर्स का भरते हैं तो सर्टिफिकेट इन रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग passed 3-year course in general nursing or midwifery from a school of nursing or other institution of recognized Indian Council, या फिर आपकी BSc नर्सिंग होनी चाहिए। अगर आपने BSc नर्सिंग भी की गई है ना, तो हाँ बी फार्मा किया है तो भी आपके लिए वैकेंसी है बेटा अर्पित। बी फार्मा वालों के लिए भी वैकेंसी है, अभी बताऊंगा। देखो बी फार्मा वालों के लिए ये वाली है, जो ये है ना फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, जो 246 पद है ये बी फार्मा वालों के लिए ही है। 29,200 आपका जो है इनिशियल पे रहेगा। ठीक है, अच्छा पे है भाई साहब। बी फार्मा में तुम्हें वैसे नहीं मिलना जितना सरकारी में मिल जाएगा। फिर अगर बात करें डेंटल हाइजीनिस्ट की, इसमें डिग्री इन साइंस बायोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन डेंटल हाइजीन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, या फिर रजिस्टर्ड विद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया एज डेंटल हाइजीन विद 2 ईयर with 2 experience as a dentist। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए BSc along with डिप्लोमा इन हेमोडायलिसिस में होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो एक्सटेंशन एजुकेटर होंगे उनका किस में होगा, ग्रेजुएशन इन सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, कम्युनिटी। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर में आपका BSc होना चाहिए, केमिस्ट्री एज अ मेन और ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है। और या फिर 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर में, या 1 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में। लैब सुपरिटेंडेंट के लिए BSc विद बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, BSc विद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज मेन सब्जेक्ट, या फिर डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जिसको हम DMTL बोलते हैं, या फिर BSc इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, तो आप ये भर सकते हो। ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए BSc इन ऑप्टोमेट्री और डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन ये होना चाहिए, है ना। या फिर परफ्यूमिस्ट की बात करें तो BSc इन परफ्यूमिस्ट टेक्नोलॉजी या BSc एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कार्डियो
पल्मोनरी पल्प, है ना, टेक्नीशियन इन रिपीटेड और रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं जो फिजियोथेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बैचलर डिग्री होती है फिजियोथेरेपी में, वो होना चाहिए। यह 2 ईयर ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम एनी ऑफ द 100 बेड्स, मतलब जिसमें कम से कम 100 बेड हो ऐसे हॉस्पिटल में। फार्मासिस्ट की बात कर रहा हूं, देखो फार्मासिस्ट में होना चाहिए 10+2 इन साइंस और इट्स इक्विवेलेंट विद डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बैचलर डिग्री इन फार्मेसी। तो या तो आपने डी फार्मा किया हो, है ना, या फिर आपने बी फार्मा किया हो, या फिर आपने बी फार्मा किया हो, तो आप ये वैकेंसी भर सकते हो। ठीक है, रेडियोग्राफर के लिए क्या चाहिए, 10+2 इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी। ठीक है, स्पीच थेरेपिस्ट के लिए बीएससी एंड डिप्लोमा इन ऑडियो एंड स्पीच। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 10+2 ग्रेजुएशन इन साइंस हैविंग सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन ईसीजी लैबोरेटरी कार्डियोलॉजी, है ना, ऑफ अ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। लेडी हेल्थ विजिटर, इसके लिए चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से मल्टीपर्पज कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स रिकॉग्नाइज्ड। लैब असिस्टेंट ग्रेड 2, इसके लिए चाहिए 10+2 साइंस अलॉन्ग विद डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लैब। ठीक है, आपका जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है, मतलब बात तो समझ गए, ये सभी वैकेंसीज है आप लोगों के लिए, है ना, इन वैकेंसीज की ये क्वालिफिकेशन है। अब इसका जो आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है वो कैसे है कि एग्जाम पैटर्न में प्रोफेशनल एबिलिटी, मतलब जो आपका कोर्स है, जो आपका कोर्स है बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा, डी फार्मा, बी फार्मा, जो भी आपका कोर्स है उससे संबंधित 70 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके 70 मार्क्स के होंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस जीए आएगी आपकी 10 नंबर की, रीजनिंग आएगी आपकी 10 नंबर की और साइंस आएगी आपकी 10 नंबर की। तो 30 नंबर का तो नॉन टेक है और बाकी 70 नंबर का जो आपका टेक्निकल पोर्शन है, जो भी आपने डिप्लोमा या फिर आपने डी फार्मा, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग की है उससे संबंधित आएगा। 100 मार्क्स का क्वेश्चन का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर है ना, यानी कि 1/4 की जो है नेगेटिव मार्किंग आपकी डिडक्ट की जाएगी। मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो B1, C1, C2 के अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। फिजिकली फिट आपको हर एस्पेक्ट में चाहिए होता है, सही है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो होगा, मतलब एक से अधिक अगर शिफ्ट होती है। ठीक है, फिर एज लिमिट अगर हम देखें तो एज लिमिट जो है वो 18 से 35 देखी जाती है इसमें, लेकिन हो सकता है 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिले, वो अभी आपका जब फॉर्म आएंगे उस दिन पता चलेगा। तो अगर फॉर्म आते हैं तो उस दिन आपको क्लियर हो जाएगा कि जो एज रिलैक्सेशन है वो किस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, फिर जो आपका जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है उसका सिलेबस कुछ ये रहेगा। साइंस जनरल रीजनिंग का सिलेबस आपका ये रहेगा, है ना, अरिथमेटिकल एबिलिटी का ये रहेगा, साइंस का जो रहेगा वो ये रहेगा और लाइफ साइंस का ये रहेगा। ठीक है, अब सबसे जरूरी चीज आती है लास्ट ईयर की कट ऑफ। क्या आती है, लास्ट ईयर की कट ऑफ, ये आती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर लास्ट ईयर कट ऑफ कितना था, मतलब जब 2019 में जब ये वैकेंसीज आई थी तो 2019 में पैरामेडिकल की वैकेंसीज का कट ऑफ कितना गया था। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये जुलाई 2019 में इसकी परीक्षा जो है वो हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, जुलाई 2019 में इसकी परीक्षा जो है वो आपकी हुई थी। और इसकी जो कट ऑफ थी वो कैसे कैसे थी, स्टाफ नर्स के लिए जनरल के जो कट ऑफ थी वो 67 थी, किसमें, अहमदाबाद में। ठीक है, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए 55 थी, फार्मासिस्ट के लिए 56 थी और ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 58 थी। अब देखो जिसका नॉन टेक अच्छा है 30 नंबर तो यहां से ले आओ, 30 में से कम 25 यहां से ले आओ और बाकी के क्वेश्चन को यहां से खींच दो, है ना। ऐसे ही कट ऑफ मार्क फॉर शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए। ठीक है, रेगुलर शॉर्टलिस्टेड वो कट ऑफ कुछ इतनी थी, स्टाफ नर्स के लिए 70, हेल्थ एंड मलेरिया 61, एसीजी 51। ठीक है, अब यहां पर अजमेर देखो, यहां पर बस यही वैकेंसीज थी, जबकि अजमेर की अगर बात करोगे तो यहां डाइटिशियन भी था, यहां स्टाफ नर्स भी थी, डायलिसिस टेक्नीशियन की पोस्ट भी थी, फिजियोथेरेपिस्ट था, फार्मासिस्ट था, रेडियोग्राफर था, ईसीजी टेक्नीशियन था, लैब असिस्टेंट था। सो लगभग 62, 73, 53 अप्रोक्सीमेटली अगर बात करूं तो 100 में से 70 के आसपास कट ऑफ है। और इसमें सबसे बड़ी बात है केवल एक ही सीबीटी होता है ना, एक ही सीबीटी होता है। और अगर आप देखोगे ना, यही कंपैरेटिवली अगर आप जाओगे स्टाफ नर्स में तो स्टाफ नर्स में एससी की, एसटी की, ओबीसी की कट ऑफ भी अच्छी खासी थी अजमेर में। तो ठीक है, स्टाफ नर्स की क्योंकि पोस्ट अच्छी होती है, वैकेंसी अच्छी है, सैलरी अच्छी है,
44,900 इनिशियल पे है आपकी, है ना। उसके बाद इनिशियल पे में हमेशा इंक्रीमेंट होता रहेगा, बढ़ती रहेगी बार बार। तो बढ़िया मतलब वैकेंसीज है। इलाहाबाद की अगर मैं बात करूं, इलाहाबाद जोन अपने लिए सबसे फेवरेट जोन्स में एक होता है ना। सो कट ऑफ मार्क्स ऑफ एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स 50% एंड अबव नोटिफाइड वैकेंसीज, मतलब जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स के लिए जो बुलाया था, देखो ये बुलाए गए थे रेगुलर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, है ना। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कैंडिडेट मतलब दोबारा से भी बुलाना पड़ा, क्योंकि हुआ क्या कि वैकेंसी बची रह गई एक तरीके से, है ना। तो जैसे अनरिजर्व के लिए पहले इन्होंने कट ऑफ दी 89 स्टाफ नर्स की, बाद में वही कट ऑफ इन्हें 67 पे ले जानी पड़ी, जैसे यहां पर हुआ। या पहले इन्होंने कट ऑफ दी मान लीजिए कितनी 70, बाद में 67 पे ले जानी पड़ी। तो अनरिजर्व में बता रहा हूं मैं, मतलब हुआ क्या, इन्हें डबल कट ऑफ बनानी पड़ी, मतलब इन्हें डबल स्टूडेंट्स को बुलाना पड़ा। पहले कट ऑफ कुछ और जारी की गई, फिर कुछ और देनी पड़ी। क्यों देनी पड़ी? क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फुल नहीं हो पाए, है ना। जैसे कि स्टाफ नर्स की अगर मैं बात करूं, एनसीआर स्टाफ नर्स 69 गई थी, फिर यहां एनसीआर स्टाफ नर्स 66 करी, फिर एनआर स्टाफ नर्स 70 थी, फिर एनआर स्टाफ नर्स 66 करनी पड़ी। ऐसे ही अगर हम बात करें बेंगलुरु की, सो बेंगलुरु की लास्ट जो कट ऑफ मतलब गई वो 67 पर गई, है ना। और एससी के लिए 59 पर, एसटी के लिए 52 पर, ओबीसी के लिए 66 पर, ईडब्ल्यूएस 50 पर और एक सर्विसमैन के लिए 44 पर, ठीक है। उसके बाद अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल की जो मैक्सिमम कट ऑफ स्टाफ नर्स के लिए गई वो 66 गई। वैसे इसकी तो हर कोई अलग है, रेडियोग्राफर की 58 ही रह गई, है ना। फार्मासिस्ट की देखोगे 54 कट ऑफ है, 54 में से 30 नंबर तो नॉन टैक्स से ला रहे हो, 24 नंबर का करना है इसमें जुगाड़। तो फार्मासिस्ट वालों तुम्हारे लिए तो बहुत बढ़िया वैकेंसीज है ये, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर मैं यहां पर बात करूं भुवनेश्वर की, भुवनेश्वर में जो मैक्सिमम गई वो 68 स्टाफ नर्स की गई। फार्मासिस्ट की अगर मैं बात करूं तो भुवनेश्वर में फार्मासिस्ट की जो कट ऑफ है वो 56 है ना। चलो प्रयागराज की देखते हैं, मतलब इलाहाबाद की देखते हैं। आरआरबी इलाहाबाद की जो कट ऑफ थी इसकी किसकी, इलाहाबाद में जो कट ऑफ फार्मासिस्ट की थी वो कितनी है, 56, 54 और 55। तो 55, 54 नंबर की कट ऑफ है भाई। फार्मासिस्ट वालों तुम्हारे लिए तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार, अच्छे से अगर कर गए तो ले जाओगे सरकारी नौकरी। डी फार्मा, बी फार्मा जितने हैं, ये देखो पैरामेडिकल चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं, चंडीगढ़ सबसे फेवरेट जोन है और उधर स्टाफ नर्स वगैरह भी बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। सो यहां पर आपको गया भी कट ऑफ अच्छी है, इसलिए 70, 75, 77 कट ऑफ है, ये लास्ट कट ऑफ गई है, वरना तो 83 गई थी स्टार्टिंग में, फिर उसे घटा करके 77 पर लाए। लेकिन यहां पर भी अगर फार्मासिस्ट की बात करोगे 60 पर घूम गया। सो फार्मासिस्ट में कम कट ऑफ है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, देख सकते हो भाई, बाकी तो इच्छा आपकी है। चेन्नई में अगर हम बात करें तो 69 स्टाफ नर्स और एक्सटेंशन एजुकेटर 48, फार्मासिस्ट 59, ठीक है। ऐसे ही गोरखपुर की अगर बात करें तो ये भी, गुवाहाटी की अगर बात करें सो गुवाहाटी में तो फार्मासिस्ट 54 पे रह गया, स्टाफ नर्स 62 पे रह गई, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें और किसकी, कोलकाता की, सो स्टाफ नर्स 65, 66, 55, है ना। तो ज्यादा कट ऑफ नहीं है। मालदा रीजन में भी 61, 58, 58, 53, 50, 52, 60, ठीक है, बहुत बढ़िया, सारी कट ऑफ अच्छी है। मुंबई की अगर मैं बात करूं, मुंबई तो सब जाना चाहते हैं भाई, मुंबई सपनों का शहर है ना। स्टाफ नर्स की 66, स्टाफ नर्स 66, 59 डेंटल हाइजीन, है ना। फार्मासिस्ट की बात करूं तो 51, रेडियोग्राफर की बात करूं तो 48, लैब असिस्टेंट की 52। सो बिल्कुल ही ज्यादा नहीं है। सेम चीज स्टाफ नर्स के साथ है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। मुजफ्फरपुर की भी लगभग ऐसे ही है कट ऑफ। रांची की आप देखोगे 60, 61, 42, 49, 48। आप जिस जोन से हो अपनी कट ऑफ जरूर देख करके जाना, फॉर्म भरने से पहले जिस भी जोन से आप भर रहे हो, है ना। कट ऑफ एक एक मैंने जानकारी यहां दे दी है आपको, है ना। सो सारी कट ऑफ मैं एक एक करके स्लाइड्स आपको दिखा देता हूं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप आराम से कंपेयर करके फिर जो है वो जाना। बाकी देखिए टेक्निकल तैयारी तो आपने करनी है। नॉन टेक की अगर आप तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं, नॉन टेक का मतलब जो 30 मार्क्स का आपका पोर्शन है जिसमें रीजनिंग, मैथ्स और जीके आपका आएगा, अगर आप वो हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं सो पीडब्ल्यू का आप पेड बैच भी ले सकते हैं, जिसमें रेलवे का महापैक इंक्लूड होता है, प्राइस है 1499। इसके अंदर आपकी नॉन टेक की आप पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो, है ना। इसके अलावा यूट्यूब पर फ्री क्लासेस भी आपकी चलती है, ठीक है, जिसमें सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स है
8 बजे साइंस है, 9 बजे जीके जीएस है, 10 बजे मैथ्स है, 11 बजे रीजनिंग है। ये सभी क्लासेस भी आप लेकर के अपना पैरामेडिकल का जो 30 मार्क्स का जो पोर्शन है उसको तैयार कर सकते हो हमारे साथ, ठीक है। बाकी टेक तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके लिए भी देखते हैं कुछ अगर अपॉर्चुनिटीज बनती हैं तो वो भी आपके लिए अरेंज की जाएंगी। चलिए, सो थैंक यू गाइज एंड टेक केयर। और ये रेलवे एग्जाम्स वाला के साथ सभी लोग जुड़े रहिए। रेलवे एग्जाम्स वालों को एक बार जो है वो अपने दोस्तों में भी जरूर भेजिए। तब तक